तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सभी डिफेंस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के, जो स्पेशली आर्मी नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं। जैसे आपको पता है कि लगातार एक ही प्रश्न है सर, जो हमारे अग्निवीर हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंतर्गत, इन्हें परमानेंट किया जाए, अग्निपथ स्कीम को रद्द किया जाए, पुरानी सिलेक्शन प्रोसेस को लागू कर दिया जाए। 2 साल से मुझे लगता है कि हर क्षण हर सेकंड हम ये सुनते आए हैं और लगातार मीडिया में हर प्लेटफॉर्म पे सुनने में आपको मिलता है। बट टेक्निकली ये सब होगा क्या, ये प्रोसेस में बदलाव किस तरह का होना चाहिए, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है, मुझे लगता है कि अब मंच पे ये रखने की ज़रूरत है। केवल ये कह देने मात्र से कि इसे हम रद्द कर देंगे काम नहीं चलेगा। आर्म फोर्सेस का एक स्ट्रक्चर है वो फॉलो होगा। कोई भी रिफॉर्म जब होता है तो उस रिफॉर्म में कहीं ना कहीं चेंजेस के बिल्कुल स्कोप बनते हैं। ये एक रिफॉर्म था, इस रिफॉर्म के माध्यम से इसमें चेंजेस की आवश्यकता है। अब उस पर खुल के बात करना ज़रूरी है और मुझे लगता है कि पूरे देश के सभी व्यक्तियों को अगर इस विषय पे आप बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये सुझाव देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता है कि अग्निपथ स्कीम के पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की, आर्म फोर्सेस की कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहे होंगे जिस विजन से शुरुआत की गई होगी एग्जैक्टली। और आर्म फोर्सेस और गवर्नमेंट में बराबर इस चीज़ को लेकर बात हुई होगी कि आखिर किस विजनरी ढंग से इस काम को करने जा रहे हैं। हाँ, ये सच है कि योजना लॉन्च होने के बाद इसमें बहुत सारी खामियां निकल करके आई और बड़ा दुख होता है कि एक ज्वाइंट डिस्कशन के बावजूद इतनी खामियोंपूर्ण जो है प्रोसेस को क्यों जो है लागू किया गया। यूट्यूब पर आज के डेट में सुबह से लेकर शाम तक आप पॉलिटिशियंस हों, टीचर्स हों, आर्म फोर्सेस के जो वेटरन्स हैं, जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, सबको लगातार आप सुन रहे हैं एग्जैक्टली। और सबका एक ही बात को लेकर घोषणा है कि एग्जैक्टली ये स्कीम बंद हो जानी चाहिए। बट मुझे लगता है कि बंद जो वर्ड है ये बहुत सटीक वर्ड नहीं है। किसी प्रक्रिया को आप बंद नहीं कर सकते, बल्कि उस प्रक्रिया में जो सुधार की आवश्यकता है हम उसकी बातें करें। और मुझे लगता है कि यही एक मैच्योर डिस्कशन है। सबसे पहले तो मैं यही सरप्राइज हूँ, इतने विद्वान लोग इस चीज़ का डिस्कशन करके इसको लागू किए, क्या डिस्कस किए, क्या लागू किए, किस सोच से ले आए, रियली वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बट टेक्निकली हुआ क्या है, इस बात को भी आपको गहराई से समझना ज़रूरी है। शायद आपको याद हो, ये स्कीम जब लॉन्च हुआ तो इंडियन आर्म फोर्सेस का उद्देश्य कहने कि इसके माध्यम से आर्म फोर्सेस को बहुत यंग बनाने का था। जैसे एवरेज जो हमारे वर्किंग सोल्जर की एज का क्राइटेरिया उसको लमसम 35 साल था, उसको घटा करके 25-26 साल का एक एजेंडा तैयार कर रहे थे। हमारे 25-26 साल की हमारे पास यंग फौज होनी चाहिए। अब अगर इस स्कीम को रद्द कर दिया जाएगा तो क्या सभी अग्निवीरों को परमानेंट कर दिया जाए तो क्या ये टेक्निकली संभव होगा? जो ये सोच लेके आए थे कि हमारी यंग फौज हो जाए, तो क्या वाकई में जो है सबको परमानेंट कर देंगे तो वो चीज़ संभव हो पाएगी? इसलिए अग्निवीरों को परमानेंट करने के साथ ये भी सोचना है कि आखिर किस तरह के प्रोसेस से उनकी लाइफ को सिक्योर और परमानेंट किया जाए। इस वीडियो में आज बहुत अच्छे रास्तों के विषय में मैं डिस्कशन करने आपके सामने हाजिर हूँ और मुझे लगता है कि ये जो मेरा सुझाव है, ये मेरा पर्सनल कोई सुझाव नहीं है, लाखों लाख उन डिफेंस की तैयारी करने वाले बच्चों का सुझाव है जो दिल से वो देना चाहते हैं। कोई इस बात की बुराई नहीं करता, ना सिलेक्शन प्रोसेस की कोई बुराई कर रहा है, ना आर्म फोर्सेस पे कोई उंगली उठा रहा है। बट कहीं न कहीं जो भी प्रोसेस है इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसको लाखों लाख डिफेंस की तैयारी करने वाला बच्चा चाहता है और आज मैं उसकी आवाज़ बन के ये बात आपके सामने रखने वाला हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ कि अगर अग्निपथ स्कीम को हम टेक्निकली देखते हैं तो 3 सेगमेंट हैं इसमें। एक तरफ गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट इस स्कीम को लाने के पीछे का उद्देश्य क्या रखती है। दूसरा आर्म फोर्सेस है, इस स्कीम को भी लागू तो आर्म फोर्स के अंदर ही किया गया है ना, तो क्या वहाँ ऑफिसर से डिस्कशन नहीं हुआ होगा, उनका क्या उद्देश्य था इसके पीछे। और तीसरा जो हमारा कैंडिडेट है, जो हमारा देश का भविष्य है, हमारा बच्चा है, हमारा युवा है, जो वाकई में एक अलग तरह का जज्बा लगता है फौज के लिए, उसका भी अपना एक ओपिनियन है। तो तीनों को ओपिनियन को पहले गहराई से समझते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट पे आते हैं। सबसे बड़ा उद्देश्य गवर्नमेंट का था कि वो एक सर्विसमैन कैटेगरी को खत्म करके पेंशन कहीं कहीं खत्म करना चाहती है और उस बचे हुए पैसे से वो हथियार और मिलिट्री को और एडवांस बनाना चाहते हैं। रिपोर्ट्स में भी ध्यान से हम देखें तो लगभग 34 लाख मिलिट्री पर्सनल को पेंशन मिलती है, जो कि टोटल जो इनका डिफेंस बजट है उसके अराउंड 50% से भी ज़्यादा अमाउंट जो है वो पेंशन कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए पेंशन देना भारी पड़ रहा है, इसलिए इस स्कीम के तहत भर्ती वाले सोल्जर को उन्होंने पेंशन की सुविधा नहीं दी और उनका यही टेक्निकली यहाँ पे उद्देश्य था। बहरहाल ये दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी देश के लिए कि हम इस बात को कह भी रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है कैपेबल नहीं है अपने डिफेंस फोर्सेस को केयर कर पाने के लिए या उसकी पेंशन या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना उठा पाने के लिए, क्योंकि जो एक जीवन अपना देता है फौज के लिए ना, वो डिज़र्व करता है इन चीज़ों को और ये रियल हीरोज़ हैं। तो ये तथ्य सही नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की सोच यही रही होगी, जो आप भी सहमत होंगे मेरी बात से। दूसरा आता है आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस में आपको टेक्निकली बताऊँ तो कारगिल वॉर आपको अच्छे से याद होगा। वार में हम लोगों ने बहुत नुकसान उठाया। रीज़न कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप की कमी थी। उस जंग के बाद हमने डिसाइड किया कि हमें अपनी फ़ौज को यंग करने की ज़रूरत है। हमें सीनियर रैंक्स में भी यंग ऑफिसर्स चाहिए और अग्निपथ के जरिए हम अपनी फ़ौज को पूरी तरह से यंग बना ले जाएंगे।
तो इस माध्यम से हमारी जो सैन्य शक्ति होगी वो मजबूत होगी, ऐसा आर्म फोर्सेस का सोचना था। जो टेक्निकली मुझे बड़ा दुख होता है कि इस तरह की सोच लाए भी कैसे, इस सोच से कैसे फौज यंग होगी, कैसे डिटरमाइंड होगी। केवल यंग करना ही उद्देश्य है कि उनके जीवन को सिक्योर करना भी उद्देश्य है, क्योंकि लड़ने के लिए कोई जा रहा है और 4 साल की केवल उसकी ड्यूटी है, तो वो 4 साल में किस लेवल का डेडिकेशन दिखाएगा वहाँ पे। क्या एक दोस्त के लिए, एक फौजी के लिए गोली खा रहा होगा? क्या वाकई में उस तरह का जज्बा उनके अंदर होगा वहाँ पे? और इतनी कम ट्रेनिंग ड्यूरेशन के माध्यम से क्या उतने स्किल्ड वो हो पाएंगे कि उस लेवल पे वहाँ जाकर परफॉर्म करें? केवल यंग करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि स्किल्ड एंड यंग करने का एक सोच होना बहुत ज़रूरी है। चलो, बहरहाल आर्म फोर्स के लोगों ने सोचा तो उन्होंने अपने दृष्टिकोण से इस चीज़ को सोचा। अब खामियाँ आई हैं, उस पर हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। अब बात करते हैं कैंडिडेट्स की, हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों की जो वाकई में आर्म फोर्सेस की तैयारी में तन मन धन से लगे हुए हैं। इस देश के लिए आर्म फोर्सेस की जॉब जो है ना, वो बहुत मायने रखती है। इट्स नॉट अ जस्ट जॉब, मुझे लगता है लोगों के लिए ये एक तरह का पैशन है, उनका जज्बा है, उनका जुनून है, जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। ये गर्व है माँ बाप के लिए, ये गर्व है छोटे भाई बहन के लिए, उस बच्चे के लिए जो फौज का हिस्सा बनता है, उस वर्दी को अपने ऊपर उधारण करता है। तो चाहता क्या है? बस इस गर्व को महसूस करना चाहता है अपने सारे एफर्ट्स को करने के बाद, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस इतना आसान नहीं है। रिटर्न भी देना है, फिजिकल भी देना है, इंटरव्यू पार्ट भी है, मेडिकल भी है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जीडी है, बहुत सारी चीज़ें ऐड हैं। आप समझिए हर स्टेजेस को बेहतर करने के बाद ही वो फाइनल मेरिट में नाम आता और सफल होता है। अब इतनी प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद जो देश के लिए बिल्कुल जान देने को निछावर है, उसको कुछ तो वो डिजर्व करता है ना, तो उसका भी ओपिनियन सुनिए। उसको पक्की नौकरी चाहिए, उसको एक इज्जत चाहिए, समाज में सम्मान चाहिए, ऑब्वियसली पेंशन चाहिए, क्योंकि वो तन मन धन जीवन अपना दे रहा है फौज के प्रति। वो गर्व, वो सिक्योरिटी वो महसूस करना चाहता है। और उसके रहने या ना रहने पे मैं बड़ा ऑनेस्ट बात बोलना चाहता हूँ, उसका परिवार कोई कष्ट ना महसूस करे। एक्चुअल में एक आम बच्चा जो गांव से आ रहा है, आम परिवार से आ रहा है, उसकी सोच यहीं तक है। अब आप ध्यान से समझें तो तीनों की विचारधारा अलग ही टेंजेंट पे जा रही है, बट अल्टीमेट इस पूरी विचारधारा को ध्यान से समझें तो आपको लास्ट जो हमारा छात्र है ना, जो हमारा बच्चा है, उसकी ही विचारधारा आपको सही नजर आएगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं करता ना, वो बहुत बड़ी सोच रख रहा है। वो आम सी सोच रखना चाह रहा है जो उसके लिए वो डिजर्व करता है, क्योंकि मेहनत करके, परफॉर्म करके, क्वालिफाई करके वहाँ गया है वो, और उसका उतना डिजर्व करना इज नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है। मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष देखूँ अप्रत्यक्ष देखूँ, हर व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है। विरोध तो हो रहा है बट समाधान नहीं। ज़रूरी है कि इस स्कीम में कुछ ऐसे चेंजेस लाए जाएं जो एग्जैक्टली इन सारी समस्या का अंत करे, और मुझे लगता है कि वो बेस्ट चेंजेस ही सबसे ज़्यादा अनिवार्य हैं। तो आज इस मंच से मैं बिल्कुल उन चेंजेस की रिक्वेस्ट करूँगा। वो आर्म फोर्सेस पर भी मैं रखना चाहूँगा इस विचार को, और गवर्नमेंट के सामने भी रखना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली इसको थोड़ा गहराई से समझने की हमें ज़रूरत है। अगर हम थोड़ा सा इनिशिएटिव अच्छे से लें और गहराई से इस चीज़ को समझें तो मुझे लगता है चीज़ें बहुत आसान हो सकती हैं, और एग्जैक्टली हमारी फोर्स बिल्कुल जिस तरह से हम डायनेमिक और रियल लॉयंस की फौज कहते हैं, उस शेरों की फौज नजर आएगी। आते हैं सबसे पहला परमानेंट होने वाली जो संख्या है, बिल्कुल मैं 100% का नारा देता हूँ, बट चलिए इस 100% में मैं तैयार हूँ कि हाँ एक क्राइटेरिया है सर कि हम इन्हें 100% नहीं करना चाहते। चलिए कोई बात नहीं, आप 75% बच्चों को परमानेंट करिए। 25% बच्चे जो हैं उन्हें भी सिक्योर जॉब दीजिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में। आप वहाँ के लिए भी तो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। कितनी स्किल्ड मैन पावर है ये। अगर इसकी साइकिल सेट हो गई और ये वेल ट्रेंड तरीके से लोग अगर पैरामिलिट्री मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, सब असम राइफल, इनका हिस्सा बनते, सोचिए देश का कितना बेहतरीकरण होगा, कितनी ट्रेनिंग कॉस्ट बच जाएगी, और कहीं न कहीं इनका भी करियर 100% सिक्योर हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ चाहिए तो 100% मुझे। अब आप उसको डिवाइड करें, उसको कैलकुलेट कर लें कि एग्जैक्टली फौज में कितना आप परमानेंट रख सकते हैं, या फौज से जिन कैंडिडेट को आप जो है बाहर भी कर रहे हैं तो उनको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में कितने % आप जगह दे सकते हैं। इसका एक कैलकुलेशन और क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, और ये वेल ट्रेंड ऑफिसर और ये डिजर्व करते हैं वहाँ का हिस्सा बनना। तो सबसे पहली बात, इस तरह से आप 100% परमानेंट कर पाएंगे, इस तरह से 100% जॉब सिक्योरिटी दे पाएंगे, और बच्चों के अंदर वही जज्बा और जुनून होगा कि हम तो फौज का हिस्सा बिल्कुल रहेंगे, यहाँ रहेंगे या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में रहेंगे, बट रहेंगे। अब आता है, और सेम रैंक सेम सैलरी का प्रोसीजर दोनों जगह रखा जाए। जैसे आपको पता है कि जो बेसिक इंडक्शन पीरियड रखा है इन्होंने 4 साल, ये भी बहुत गलत है। इसको कम से कम 8 साल तक ले जाइए। टेक्निकली इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेनिंग में भी समय लगता है, और ट्रेनिंग की ड्यूरेशन बढ़ा दी जाए, कम से कम 1.5 साल का समय ट्रेनिंग के लिए जरूर दिया जाए। इतना समय नीड है एक्चुअली। तो बढ़िया ढंग से टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही कैटेगरी में ट्रेनिंग हो पाएगी। उसके बाद 8 साल तक वो वर्किंग करेंगे तो एक बेहतर एक्सपीरियंस होगा उनका, एक बेहतर रैंक वो अपग्रेड होंगे, और टेक्निकली उसके बाद उन्हें जो है जब आर्म फोर्स में भी वो हिस्सा बनेंगे और पैरामिलिट्री फोर्सेस में हिस्सा, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे वो अच्छा करेंगे। अगला
शहीद होने के बाद किसी भी हमारे जो है फौजी भाई का वो डिज़र्व करता है सर कि उसके परिवार को वो सारी चीज़ें मिले जो पहले मिलती आई हैं। सबसे पहली बात, उसको शहीद का दर्जा मिले, घर में एक आश्रित को सर नौकरी मिले और बूढ़े माँ बाप को बिल्कुल पेंशन अवेलेबल कराई जाए। मुझे लगता है कि उन्होंने अपना बेटा खोया है सर, एक ऐसी चीज़ तो दिया जाए जो उनके बुढ़ापे का सहारा, आखिर बेटा ही सहारा था ना सर। अगर आज वो देश के लिए कुर्बान हुआ है तो क्या माँ बाप इतना भी डिजर्व नहीं करते? और परिवार का एक बच्चा बिल्कुल उसी सेवा भाव से आगे नहीं बढ़ सकता है सर। यही परंपरा थी और यही हमारी पहुंच को सबसे बेहतर बना रही थी और ये चीज़ होनी चाहिए। एडिशनल स्किल्स की बहुत ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा फिटनेस पे बड़ा फोकस किया जाए, जो फौज में मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है। हम कह तो रहे हैं बट फिटनेस पे उतना हम फोकस नहीं जितना होना चाहिए। केवल यंग कह देने से बात नहीं चलेगी, यंग होने के साथ साथ फौज को फिट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी अगर इतने % परमानेंट होंगे तो फिर समस्या तो बाद में वही आनी है। तो फिटनेस ही एक ऐसा रास्ता है जिससे मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों को हम बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, ड्यूटी के दौरान 21 साल बाद उनको शादी की परमिशन दे दी जाए, ये भी बहुत कंपल्सरी है, क्योंकि देखिए नौकरी पाई है, संप्रभुता है, एक समाज में स्टेटस है और मुझे लगता है उस टाइम ही वो डिज़र्व करता है कि हाँ उसकी शादी होनी चाहिए और वो शादी हो जानी चाहिए। टेक्निकल पद हो या अन्य पद हो, मुझे लगता है अभी एज को भी बढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है। इसको एटलीस्ट 23 साल तक रखा जाए, जिससे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत लेट में जागरूक होते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि एज एक बेटर ऑप्शन होगा। मैं 90 डेज़ की छुट्टी की तो बात नहीं करूंगा, बट 60 डेज़ के लीव मैं ज़रूर चाहूँगा कि इनको 60 दिनों की छुट्टी जो है यहाँ पर दे दी जाए। कुछ लोग का सुझाव था कि सर स्टेट पुलिसिंग में भी इनका इंडक्शन, तो वहाँ के लिए मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि स्टेट पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। तो किसी राज्य में परमिशन मिलेगी, किसी राज्य में परमिशन नहीं देगा कोई, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। इसलिए स्टेट कोई कंपल्सन नहीं है कहीं से कहीं तक। स्टेट पुलिसिंग में हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स से भी जितने फौज से हमारे लोग जो है आएंगे उन्हें हम वहाँ स्पेस देने में कैपेबल होंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को भी एक ट्रेंड मैन पावर, एक डिसिप्लिन मैन पावर मिलेगी, ट्रेनिंग कॉस्ट बचेगी, सबसे बड़ी चीज़। और मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे थे पेंशन सेव करने की, वो ट्रेनिंग कॉस्ट के माध्यम से वो चीज़ हम बचा पाएंगे और कहीं ना कहीं अपनी फ़ौज को मॉडर्नाइज और बेहतर टेक्नोलॉजी से हम लैस कर पाएंगे। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि ये अगर एग्जैक्टली हो जाए जो रिफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत बड़े रिफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, चीज़ें वही चलती आ रही हैं, उसी पे बात भी हो रही है। ये रिफॉर्म्स कोट कर दे रहा हूँ जो लाइन बाय लाइन आपको दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि हर मंच से लोगों को इसी विषय में बात करना चाहिए। और यंग आर्मी भी चाहिए, फिट आर्मी भी चाहिए और मुझे लगता है कि जो 75% परमानेंट होंगे इन्हें भी हमें यंग बनाए रखना है। तो फिटनेस बहुत अहम है और फौज को इस पर बड़ा रुख अपनाना चाहिए और कुछ बेहतर जो है टेक्नोलॉजी और इन्वॉल्वमेंट को ऐड करते हुए हमको फिटनेस पर ज़बरदस्त काम करना होगा। आशा करता हूँ ये सुझाव आप समझ पाए होंगे बेहतर ढंग से। कुछ और अन्य राय हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, बट निवेदन मेरा यही है कि हर मंच से अगर आप जा रहे हैं तो इन विचारों पे एक बार गौर फरमाएं और मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें बेहतर होती हैं तो मुझे लगता है देश बेहतर होगा और वाकई में इन बच्चों का सपना आम फौज ज्वाइन करने का उस जज्बे के साथ, उस जुनून के साथ फौज का हिस्सा बन पाएंगे। और मैं हमेशा इस पर एक बेहतर सुझाव दूंगा और आशा करता हूँ कि सभी लोग अपने अपने मंच से इस विषय पे इस तरीके से स्ट्रॉन्ग सुझाव रखें, तो मुझे लगता है कि चीज़ें सही डायरेक्शन में जाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।